हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए एक नए चैप्टर को लेकर जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। देखो, ये चैप्टर जो है वो आपका हिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है और आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मुगल साम्राज्य जो स्थापित हुआ था, यानी मुगल साम्राज्य का जो स्थापना किया था वो बाबर किया था। ठीक है, और सबसे पहले हम बाबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बाबर जो है वो 1526 से 1530 तक वो शासन किया। और बाबर जब आया था तो उस समय क्या इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। ठीक है, देखो बाबर कब आया था तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत और उनके समर्थकों को हराया। यानी बाबर जब भारत आया था तो सबसे पहले 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, उसमें इब्राहिम लोदी को और उसके अफगान के समर्थकों को हराया था। उससे पहले भारत में लोदी वंश चल रहा था। ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम डायनेस्टी था, लोदी वंश। जैसे ही बाबर आया तो बाबर क्या किया, 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है। उसके एक साल बाद 1527 में खानवा में राणा सांगा, ठीक है, और राजपूत और उनके समर्थकों को हराता है और फिर दिल्ली और आगरा में मुगल साम्राज्य को स्थापित कर देता है। तो बाबर जो है वो भारत आने के बाद लगातार 2 युद्ध जीतता है। एक 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जो कि इब्राहिम लोदी को हराता है, और 1527 में खानवा का युद्ध जो राणा सांगा को हराता है। उसके बाद बाबर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको यही देखने को मिलेगा। फिर बाबर का जो शासनकाल था, देखो बाबर के बाद आता है हुमायूं। ठीक है, जो कि 1530 से 1540 तक शासन करता है। पिता की वसीयत में एक प्रांत मिला और फिर क्या हुआ, शेर खां जो कि शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध था, वो क्या किया, हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में हरा देता है। ठीक है, फिर 1540 में कन्नौज में भी पराजय हासिल करता है। ये हुमायूं जो है 2 बार हार जाता है। एक तो आपको चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी से हार जाता है, फिर 1540 में जो है कन्नौज भी हार जाता है। ठीक है, उसके बाद हुमायूं जो है वो आपको कहाँ चला जाता है तो जंगल में चला जाता है। लगभग 15 साल तक वो जंगलों में रहता है। फिर 15 साल के बाद फिर 1555 में दिल्ली पर वो पुनः कब्जा करता है। उस समय शेरशाह सूरी का शासनकाल नहीं रहता है। ठीक है, तो 1555 में फिर से हुमायूं दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो हुमायूं का जो शासनकाल था 1530 से 1540 तक रहा। ये 2 युद्ध हारता है। एक 1539 में चौसा का युद्ध हारता है जो कि शेरशाह सूरी से लड़ा था, और एक 1540 में कन्नौज भी हार जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक शासनकाल है इसका। तो अकबर जो है वो आपका 13 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर को सम्राट बना दिया जाता है, और 1556 से 1570 तक के मध्य मालवा और गोंडवाना में सैन्य अभियान चलाए और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद फिर कह रहा है 1570 से 1585 के मध्य सैनिक अभियान किया। ठीक है, और गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए। उसके बाद 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार किया। और अकबर क्या किया था तो उस समय उत्तर पश्चिम, कांधार, कश्मीर, काबुल जो कि अभी अफ़गानिस्तान है, दक्कन, अहमदनगर, ये सभी जो है वो अकबर के ही राज्य में आते थे। मतलब अकबर अपने राज्य को विस्तार करके ये सभी जगह को अपने अंदर हासिल कर लिया था। कांधार, कश्मीर, काबुल, दक्कन, अहमदनगर। ठीक है, और अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था, और मात्र ये 13 वर्ष की आयु में ही अकबर को सम्राट बना दिया गया था बैरम खां की मदद से। तो यहाँ पे जहांगीर पे आते हैं, जो कि जहांगीर का इसके बाद देख लो, अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल रहता है, और जहांगीर जो है वो 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन करता है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जैसे अकबर का पॉलिसी था सेम वैसे ही जहांगीर का भी था। तो जहांगीर जो है अपने
फादर का यानी जो अकबर था उसके सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। ठीक है, तो जहांगीर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिया गया है जो कि आप लोग अच्छे से ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक। इसके बाद जहांगीर के बाद आता है शाहजहाँ, जो कि मॉन्यूमेंट्स बनवाने में ये बहुत ही ज़्यादा माहिर था। शाहजहाँ 1627 से 1658 तक इसका शासनकाल रहा। शाहजहाँ जो है वो क्या किया था, तो दक्कन में सैन्य अभियान चलाया था। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया था। अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया। और शाहजहाँ जो है वो जितने भी मॉन्यूमेंट्स अभी भारत में अधिकतर मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं आपको हिस्टोरिकल, ये सभी शाहजहाँ की ही देन है। जो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा आगरा में ताजमहल, ये भी आपका शाहजहाँ ने ही बनवाया था। इसके बाद शाहजहाँ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही लिए हैं। उसके बाद शाहजहाँ के बाद आता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब क्या है, तो इसका जो शासनकाल था वो 1658 से 1707 ईस्वी तक था। तो औरंगज़ेब क्या था, तो उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। मारवाड़ के राठौर राजपूत ने मुग़ल के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुग़लों का हस्तक्षेप था। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुग़ल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। देखो औरंगज़ेब क्या था, तो इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा। और उत्तर पूर्व में जो है अहोमों की पराजय हुई और मारवाड़ के राठौर राजपूत ने मुग़लों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये जो मारवाड़ के राठौर राजपूत थे ये उस समय औरंगज़ेब के अगेंस्ट हो गए थे और रिवोल्ट कर दिए थे। तो इसका कारण था कि उसका जो राजनीतिक और आंतरिक राजनीतिक जो उत्तराधिकार था का मसला था, ठीक है, उसमें मुग़लों का हस्तक्षेप हुआ। और मराठा सरदार जो था शिवाजी, उसके विरुद्ध मुग़ल जो है वो अभियान प्रारंभ में सफल रहे। तो मुग़ल साम्राज्य आपका 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद ही टिके रहे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुग़ल कौन थे, ये बात अभी सभी को जानना जरूरी है कि मुग़ल जो है वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था जो उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासन तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, उसके वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियों सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृति मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुग़ल सैन्य अभियान के बारे में जानेंगे कि प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 1530 ने 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया था। उत्तराधिकारी की मुग़ल परंपराएं क्या थी, तो मुग़ल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में शहदायत की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था।
मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेक घराने में उनकी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। देखो, मुगल में मनसबदार और जागीरदार, ये बहुत ही फेमस टॉपिक है। तो मनसबदार और जागीरदार क्या है? तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जाति की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखो, जब्त और जमींदार क्या है? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाली राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। तो राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अकबर के बारे में जानते हैं कि अकबर के शासनकाल का इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा गया है। एक है आपका अकबरनामा, जो कि अकबर के पूर्वजों का बयान है। 2 है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, ठीक है। और तीसरा है आईने अकबरी, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। अकबर की नीतियाँ के बारे में जानते हैं। अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। साम्राज्य की प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त होता था, जैसे कि बख्शी, जिसको हम लोग सैनिक वेतन अधिकारी कहते हैं, सदर, धार्मिक और धर्मांत किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार को सेना नायक, कोतवाल को नगर का पुलिस अधिकारी, और का अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। ठीक है, तो देखो, मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स था जो आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।